ओके, बैठ जाओ भाई। एक दर्जन लेक्चर हो गए हैं तकरीबन। ये जो दर्जन लेक्चर हो गए हैं अब, तो यू पीपल आर वेरी लकी टू गेट संडे टुमारो, अदरवाइज आई विल मार यू फॉर द टू टाइम अगर आपने याद नहीं किया तो। अच्छा जी, बैड डेट माइनस करने की तीन शरायतें। एक तो ये थी कि किराएदार ने घर छोड़ दिया है या फिर हमने स्टेप्स ले लिए हैं घर छुड़वाने के लिए, और दूसरी बात ये थी कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस हमने कर दिया है या हम कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं लेकिन करने का कोई फायदा नहीं है। और तीसरी बात ये थी कि वो बैड डेट प्रीवियसली इनकम में जा चुका है। ओके, और उस पर टैक्स भी लग चुका है। मोर्टगेज कुछ भी नहीं, आपने लोन लेते हुए कहा कि मेरी ये ज़मीन जो है वो गिरवी रख लें, बस अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे दिए। तो ये जो अरेंजमेंट है लोन का, इसमें भी अगर आपको इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो माइनस करने की इजाज़त है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, वेयर एनी अनपेड रेंट allowed as reduction is wholly or partly recovered, the amount recovered shall be chargeable in the year of receipt। तो जहां अनपेड रेंट रिकवर हो जाए तो जो अमाउंट रिकवर होगी उसको इनकम में डाल दिया जाएगा। ऑब्वियसली बैड डेट रिकवरी भी हो सकती है। कल जो हमने सवाल किया था उस सवाल में हमने 2 रुपए की बात की थी कि 2 रुपए या 2 मिलियन बैड डेट हुए हैं, और ये हमने मिसाल की थी 2015 और 2016। क्या ये पॉसिबल है कि 2017 में ये जो बैड डेट है इसमें से कोई रिकवरी हो जाए, पैसे मिल जाएं? जी बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि 2018 में रिकवरी हो जाए? जी कभी भी रिकवरी हो सकती है, कोई जरूरी तो नहीं 17 में हो, जरूरी तो नहीं 18 में हो, जब मर्जी रिकवरी हो जाए। तो इस पैसे के अगेंस्ट आपको फ्यूचर में रिकवरी भी हो सकती है। तो अगर मैं कहता हूं कि आपको 2018 में इस पैसे के अगेंस्ट रिकवरी हो गई है, मिसाल के तौर पे 0.5 आपको रिकवर हो गया है, तो कोई 18 का अपना भी रेंट होगा, कोई आपने प्रॉपर्टीज वगैरह किराए पे दी हो, तो ये जो बैड डेट रिकवरी हुई है क्या अब ये खर्चे में जाए या इनकम में जाए? मिसाल के तौर पे 2 मिलियन में से 0.6 मिलियन रिकवर हो गया, तो नाउ दिस विल बी आवर इनकम, और फिर इसमें से क्या माइनस करने की इजाजत होगी? खर्चे वगैरह, रिपेयर अलाउंस और सब कुछ। तो ये बात उसने लिखी है, नोट कर लें। आपने पहले टैक्स इधर दिया ना, फिर जब खर्चे में गया तो फिर उतना टैक्स आपका बच भी तो गया अगले साल। तो अब ये 0.6 विल बी इनकम, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ये असल में हमारा इस वक्त बहस का मरकज है। अब ये जरा अंग्रेजी पढ़ लें। अंग्रेजी पढ़ लें जो लिखी हुई है। वेयर एनी अनपेड रेंट यानी बैड डेट, वेयर एनी बैड डेट अलाउड एज, जो खर्चे के तौर पे माइनस हो गया था, इस पूरा का पूरा या थोड़ा सा रिकवर हो जाए। 0.6 पूरा का पूरा रिकवर हो रहा है या उसमें से थोड़ा सा, उसमें से थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सा रिकवर हो जाए। द रिकवरी शैल बी चार्जेबल, चार्जेबल का मतलब है टैक्सेबल, यानी इनकम में ऐड हो जाएगी। द रिकवरी शैल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल वो रिकवर हुआ, तो जिस साल वो पैसा आया उस साल आप उसको इनकम में डाल देंगे। नहीं, डबल टैक्स कैसे हुआ? डबल टैक्स, एक मिनट, डबल टैक्स तो चार्ज नहीं हुआ। ये 2 रुपए आपके इनकम में गए हैं और फिर दोबारा खर्चे में भी तो चले गए, इतना टैक्स आपका बच भी तो गया होगा जब वो खर्चे में गए होंगे। हाँ, इस साल इनकम में चले गए, अगले साल खर्चे में चले गए, तो इस साल टैक्स दे दिया, अगले साल टैक्स बच गया, तो अब जो 0.6 रिकवर हुआ है उसको आप इनकम में डाल दें। ऐसे ही है ना? इस साल आप दो जब आप माइनस करेंगे तो 2 माइनस करने की वजह से प्रॉफिट क्या होंगे?
प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स, तो ये जो पैसे आपको रिकवर हुए 0.6 ये आपकी इनकम में चले जाएंगे। तो आई रिपीट, वेयर एनी अनपेड रेंट, वेयर एनी बैड डेट अलाउड रिडक्शन इज होली, सारा का सारा और पार्टली ये थोड़ा सा रिकवर हो जाए, द अमाउंट रिकवर्ड शिल बी एडेड इन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल रिकवर हुई है उस साल इनकम में डाल दी जाएंगी। ओके अच्छा जी, अगला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा अटेंटिव हो जाए। 2004 में आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई, तो आपने एंट्री की इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट, पे नहीं किया, ये खर्चा पे नहीं किया, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, जब आपने ये इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो लॉ मेकर ने कहा एक्सपेंस आपका खर्चा है, हम आपको 3 रुपए की डिडक्शन अलाउ कर देते हैं। डिडक्शन अलाउ करने से होता है ये खर्चा बुक होता है, खर्चा बुक होने से प्रॉफिट कम हो जाते हैं, टैक्स कम देना पड़ता है, तो ये आपको खर्चा बुक करने की इजाजत मिल गई, हालांकि आपने भी पे नहीं किया था, लेकिन आपने ये इंश्योरेंस की सर्विस यूज कर ली, इसलिए लॉ मेकर कह रहा है ये खर्चा मैं आपको माइनस करने देता हूं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, परेशानी की बात नहीं, बस ये आप पे कर देना। आपने कहा इंशाल्लाह मैं पे कर दूंगा, मैंने कहा पे, ये आपने इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है, लॉ मेकर को पे नहीं करना, तो ये अब आपने पे करना है इंश्योरेंस कंपनी को। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, 2005 में इधर आपको एफबीआर से फोन आया, हाँ भाईजान चलिए शहबाज शरीफ का फोन आया, पैसे दे दिए, आपने कहा दे दूंगा, क्या होगा दे दूंगा, हद होगी। 2006 में आपको फोन आया, हाँ भाई पैसे दे दिए जी, दे दूंगा इंशाल्लाह, क्या हो गया शहबाज शरीफ, हद होगी, आप नहीं चले जाना, मैंने 2007 में फोन आया, हाँ भाईजान पैसे दे दिए और दे दूंगा, क्या हो गया हद होगी, शहबाज शरीफ का बस पुत्र, तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूं पेमेंट करने का, अगर तूने ये पेमेंट ना की अगले साल तो फिर मैं डंडे सोटे लेके आ जाऊंगा। बेचारे लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, वो तेरी मिन्नत कर रही है, मुझे पैसे दो पैसे दो पैसे दो, तू चपेट मारे चपेट मारे चपेट मारे, वो बार बार रिक्वेस्ट करे पैसे दो। 2008 के अंदर आप अपने ढीठ पुने पे बरकरार हैं, स्टिल अनपेड, ये पैसा अभी तक आपने पे नहीं किया, बल्कि आप थोड़ी सी बदमाशी पे भी उतर आए हैं, कर ले जो करना है, अब पैसे नहीं दे रहे, अब लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन आप उनको पैसे नहीं दे रहे। मोहतरम अब बहुत हो गई है, हद खत्म हो गई है, लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं, अब आपको सजा मिलेगी, और 2008 में ये 3 रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे सजा के तौर पे आपकी इनकम में। आप इसको इनकम समझ लें या खर्चे का उल्टाना समझ लें, जो मर्जी आपको लफ्ज अच्छा लगता है, आपका खर्चा उल्टा दिया जाएगा, जो खर्चा आपने रिकॉर्ड किया था वो उल्टा दिया जाएगा, या दूसरे मानों में इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद मैंने 2 साल और भी बनाने हैं डायग्राम में, 2009 का और 2010 का, लेकिन वो डिस्कशन अभी बाद में होगी। पहले जरा इसकी इंग्लिश जरा मुझे पढ़ के बता दें क्या लिखा हुआ है। अच्छा पहले पिछले वाले की इंग्लिश जरा पढ़वा दें, वो जो बैड डेट रिकवर हुआ था, वेयर एन, एक मिनट, वेयर एन अनपेड रेंट, देखें इधर पिछले वाले की अंग्रेजी पढ़ ले जरा, वेयर एन अनपेड रेंट इज अलाउड एज डिडक्शन, आगे क्या लिखा हुआ है, इज होलली और पार्टली रिकवर्ड, आगे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट शेल बी चार्जेबल, इनकम में डाल दें, इन द टैक्स ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल वो मिली उस साल इनकम में डाल दें। तो पिछले पॉइंट में ये था कि वेयर एनी अनपेड रेंट इज अलाउड एज एंड अमाउंट इज होलली और पार्टली, द रिकवर्ड अमाउंट शेल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल वो पैसे आए उस साल उनको इनकम में डाल दें। अच्छा जी, अब भाईजान ये एक जुर्म है और जुर्म की सजा है, जुर्म सुन लीजिएगा क्या है, जुर्म है पेमेंट ना करना, पेमेंट ना करना, इसमें बैड डेट कोई नहीं हो रहा, इसमें शायद जिसको आप पेमेंट नहीं कर रहे वो कह रहा होगा कि मेरा बैड डेट हो गया, आपका बैड डेट नहीं हो रहा, आप तो जुल्म कर रहे हैं। आपको चाहिए कि जिसको वादा किया पैसे देने का उस वादे को निभाएं, पेएबल को पे करना होता है या रिसीव करना होता है, पे करना होता है। आपने कैलकुलेटर किसी से खरीद लिया, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, तो अब ये बैड डेट नहीं है, बैड डेट शायद उसके लिए जिसने आपको कैलकुलेटर बेचा है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप तो जुल्म कर रहे हैं उसको पेमेंट ना करके। सिमिलरली अगर जो है वो इंश्योरेंस का खर्चा हो गया है और आपने इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट नहीं की, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट ना करना ये आपका जुर्म है, और पेमेंट करते 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 आपने इतना लटका दिया कि पेमेंट की ही नहीं हो, 2008 आ गया और कई साल गुजर गए, तो काफी साल तक लोगों को पीछे पड़वाना अपने कि हमसे पैसे लेने आओ और मिन्नतें करो, तो ये मुनासिब नहीं है। इस जुर्म की सजा थोड़ा इंतजार करके मिलेगी, और वो सजा का मिलेगी 2008 में। जी क्या अंग्रेजी लिखी हुई है, वेयर आ डिडक्शन इज अलाउड, आगे अच्छा चले मैं
एक मिनट मैं पढ़ता हूं। वेयर आर डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी खर्चा, भाईजान देखना इधर, वेयर आर डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी खर्चा एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी, एंड द बंदा हैज नॉट पेड द, वक्त गुजरता जा रहा है गुजरता जा रहा है गुजरता जा रहा है, ये लाइबिलिटी पे ही नहीं कर रहा, एंड द बंदा हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी, कितने अरसे में, विद इन 3 years, 3 साल के अंदर इसने पेमेंट नहीं की। ये 3 साल कब से गिनने शुरू करने हैं, फ्रॉम द एंड, एंड से गिनने शुरू करने हैं, किसके एंड से, टैक्स ईयर के एंड से। अबे कौन से टैक्स ईयर के एंड से, खुल के बात कर, तू बता रहे 3 साल गिनो, साल के एंड से गिनो, क्यों तजस्सुस क्रिएट कर रहा है, बता कौन से साल के एंड से गिनना शुरू करनी है। इन विच द खर्चा वाज अलाउड, जिस साल खर्चा हुआ उसके एंड से गिनने शुरू करने हैं। तो जिस, पता नहीं क्या करनी है, तो देख ही नहीं रहे, हद होगी, नोट करने का टाइम दिया जाएगा, ऊपर नहीं देख रहे। इन विच, ये वो साल है जिसमें खर्चा अलाउ है, इसके एंड से गिनने शुरू करने हैं, 1 2 3, ये 3 साल पूरे हो गए। वेयर द, दोबारा पढ़ें, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एन एक्सपेंडिचर, where a deduction is allowed for an expenditure, deduction is allowed for an expenditure and the banda has not paid the liability, और आप liability पे ना करें, and the banda has not paid the liability within 3 years of the end of that tax year, within 3 years from the end of that tax year in which the reduction was allowed. What is the year in which the reduction is allowed, in which the reduction is allowed, 2004, इसके एंड से गिनने शुरू करने हैं, एंड से गिनने शुरू करें 3 साल, 5 6 7। अब सजा सुने, बिस्मिल्लाह, पकड़े इसको, ओए इधर आओ। द बंदा, नहीं द अनपेड लाइबिलिटी, द अनपेड लाइबिलिटी 3 रुपए, शैल बी चार्जेबल, खुदा के लिए मेरी इनकम में ऐड ना करो, मर जाऊंगा मैं, ना करो, खुदा चुप, द अनपेड लाइबिलिटी शैल बी चार्जेबल, तेरी इनकम में ऐड होगी, नहीं नहीं खुदा के लिए ऐसा ना करना, चुप। द अनपेड लाइबिलिटी शैल बी चार्जेबल in the first year, in the first year, in the first year following the end of 3 years, in the first year following the end of, in the first year following the end of 3 years, 3 साल खत्म होने के बाद जब पहला साल आएगा। ओहो, दोबारा पढ़ते हैं। Where a deduction is allowed for an expenditure and the banda has not paid the liability within 3 years from the end of that tax year in which, in which the reduction is, in which the reduction is allowed, from the end of that tax year, 3 years, 1 2 3, 3 साल तक आपने पे नहीं की, the unpaid liability, सजा मिलने लगी, the unpaid liability shall be chargeable in the first year, in the first year following the end of 3 years, 3 साल खत्म होने के बाद जो पहला साल आएगा उस साल इसको इनकम में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। एनओटी कर ले। जी फिर तो ये सजा मिलनी नहीं, जी नहीं मिलेगी, थोड़े से मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किया करो। हाँ नहीं मिलेगी सजा, लेकिन ये आपने जज नहीं करना कि मैं कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर लूँ। ओके चलें जी। वेयर a reduction is allowed for an expenditure and the person has not paid the liability within 3 years
फ्रॉम द एंड ऑफ दैट टैक्स ईयर इन विच द रिडक्शन वाज अलाउड। इसके 3 साल के तक आपने उसको पे नहीं किया। द अनपेड अमाउंट शेल बी एडेड इन द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ, 3 साल के बाद जो पहला साल आएगा वो। कमाल कर दिया, आज आप टाइम पे आए हो माशाल्लाह। आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर मेकिंग यू रियलाइज दैट यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। अच्छा जी, अब मोहतरम ऐसा भी तो हो सकता है कि कल कल को कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे आप खड़े हो इशारे के ऊपर, और वो बंदा जो है वो बंदे लेके आ जाए, और वो बंदा कहे पहचान पैसे दो। अब आप जब उसके साथ बंदे देखें तो आप उधर ही जो है वो डर से वो यार जान दे यार, आप अपनी बेगम को कहें चल कट पैसे परस 3 रुपए निकाले, चल फड़, इसका मसला था 3 रुपए का, ये ले पकड़। तो हो सकता है कि 2010 में आपको ख्वाब में फरिश्ते आए, वो आपकी ठुकाई कर रहे थे, आपने कहा यार मरने से पहले ही पैसे दे देते हैं, यू पेड, आपने 3 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। अब ऐसी सूरत के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा? पहले आपको सजा मिल चुकी है, आपको पता है इनकम में चीजें ऐड हो तो प्रॉफिट बढ़ता है, टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। अब आपको एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि ये 3 रुपए अब आपको डिडक्शन के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। ये 3 रुपए आपको खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। बोंगी नहीं मारनी कि 2 दफा खर्चा रिकॉर्ड हो गया, डबल डिडक्शन नहीं हुई। एक दफा खर्चा बुक हुआ था और दूसरी दफा आपने उल्टा कर दिया था, ठीक है। एक दफा खर्चा बुक हुआ था, दूसरी दफा आपने उसको रिवर्स कर दिया था। तो पहले खर्चा बुक हुआ था, बाद में खर्चा रिवर्स हुआ था। अब आपने खर्चा शायद पहली दफा ही बुक किया, इसको डबल डिडक्शन नहीं कह सकते। डबल डिडक्शन तब होती जब ये वाली बात हमें नजर ना आ रही होती, फिर ये लगती डबल डिडक्शन। इट इज नॉट नाउ डबल डिडक्शन। इसको 3 आप रिवर्स कर चुके हैं खर्चे को। खर्चे को रिवर्स करने का तरीका होता है इनकम बढ़ा दो। तो इसलिए बता दें किस साल इसको आपने इनकम में दोबारा डालना, किस साल इसको खर्चे में दोबारा डालना है, पे होगा। पे कब होगा? उसमें कोई नहीं कि नहीं, उसमें कोई नहीं कि 2009 में भी पे हो सकता है, 10 में भी पे हो सकता है। इसमें कोई 3 साल 4 साल इस तरह की साइंस नहीं है, इसमें कोई गिनने की जरूरत नहीं है। ये नोट कर लें और अगला पॉइंट पढ़ लें जी। अगर 9 में पे कर देता तो नहीं दोबारा तो नहीं, एक ही दफा हो सकती है भाई। ऐसी 16 पे कर दो यार जी। अच्छा जी, ये क्लास के बाद आ जाए। ये वाला भाई, एक भाई के पहली दूसरी तीसरी रो में नोट्स रह गए थे कल, तो जरा देख लें अपने बैग में गलती से या दाएं बाएं किसी के पास रहना गए हो, पॉज कर दो। कब का ये पिछला पॉइंट कुछ हजरात दोबारा पूछ रहे हैं, इसको मैं एक दफा और बता देता हूँ। बहरहाल स्टिल कोई कंफ्यूजन हुई तो यू कैन मीट मी आफ्टर सेशन, सॉरी आफ्टर क्लास। तो सिंपल सी अच्छा बात है कि कल जो हमने बात की थी कि किराया भी मिला नहीं था, आपने इसको इनकम में डाल दिया था। जब वो बंदा ये पैसे लेके भागा तो आपने खर्चे में डाल दिया। अब अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें तो इस अमाउंट का कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि एक साल इनकम में गई, दूसरे साल खर्चे में गई। अब उसमें से जितनी आपको मिल गई है उसको अब आप इनकम में डाल दें। अब आपने ये नहीं कहना कि 2.6 इनकम में चला गया, कि 2 भी गया और उसमें से मिला हुआ 6 भी गया, हालांकि ये जो 2 अगले साल रिवर्स हो गया था। अच्छा चलें, कीप द थिंग सिंपल। इस सवाल में आएंगे जो हम कर रहे थे, 2004 में आपने खर्चा बुक किया। याद रखिएगा खर्चा बुक करना एक बेनिफिट होता है, क्योंकि खर्चे को अगर लॉ वाले डिडक्शन मान लें तो खर्चा रिकॉर्ड होने से टैक्सेबल इनकम कम होगी, तो जब कम होगी तो टैक्स आपको बचेगा। जब 2008 में आपने ये पैसे पे नहीं किए तो जुर्म की सजा मिलेगी और ये 3 रुपए इनकम में ऐड होंगे। इनकम में ऐड होने से प्रॉफिट बढ़ेंगे, इससे टैक्स बढ़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सजा। सजा क्या है? 3 मिलियन इनकम में डाल दो। जुर्म क्या है? स्टिल अनपेड। और कल कला को जाके जब आप पे कर दें तो वो जुर्म ही नहीं रहा जिसकी सजा मिले। तो अब जो है वो आप सारा उल्टा दें, पेमेंट करने पे खर्चा दोबारा बुक करने दें। अब ऑब्वियसली डबल तो बुक नहीं हो रहा होगा, पहले रिवर्स हो चुके हैं। तो खर्चे को जब आप रिकॉर्ड करेंगे अब 2010 में, तो खर्चा रिकॉर्ड करने की वजह से प्रॉफिट कम होंगे। जब प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स बचेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा।
करके आगे चलें। ठीक है, वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज टेकन टू इनकम, वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज, जहां अनपेड लाइबिलिटी इनकम में ले जाएं, वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज टेकन टू इनकम। फील कीजिएगा, आपको महसूस होगा आपके दिल के अंदर ये बात घुसती चली जा रही है। वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज टेकन टू इनकम, फील, एंड द बंदा सब्सिक्वेंटली पेज द लाइबिलिटी। मरहबा मरहबा, वेलकम वेलकम वेलकम, आपने तो पैसे दे दिए, बहुत खूब किया आपने ठाकुर, हम आपसे खुश हो गए हैं। एंड द बंदा पेज द लाइबिलिटी, और ये बंदा लाइबिलिटी पे कर दे। द बंदा शेल बी अलाउड अ खर्चा, अब आपको खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। फॉर ₹3 पेड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, जिस साल आपने ये क्या किया, पे किया। अब ये सजा नहीं है, बल्कि ये एक बेनिफिट मिल रहा है। भाई फरमा रहे हैं जजा है, तो एक बेनिफिट मिल रहा है। वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज टेकन टू इनकम एंड द बंदा सब्सिक्वेंटली, मरहबा मरहबा, बहुत खूब किया आपने, पैसे दे दिए, हम आपसे बहुत खुश हुए। इस खुशी में हम आपको एक खुशी की खबर सुनाएगा, हम ये ₹3 आपको रिडक्शन के तौर पे अलाउ कर देंगे। मरहबा मरहबा। वेयर, कमेंट्स अपने लिख लिया करें, पर्ची पे लिख के मुझे दे दिया करें, मैं जाते हुए पढ़ लिया। वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज टेकन टू इनकम, जहां अनपेड लाइबिलिटी इनकम में चली जाए, एंड द बंदा सब्सिक्वेंटली पेज। खूब करिए आपने भाईजान, आपने लाइबिलिटीज पे कर दी। द बंदा शेल बी अलाउड रिडक्शन, अब हमारी तरफ से भी कोई सजा नहीं है, अब हम आपको खर्चा रिकॉर्ड करने देंगे जी। 0.5 पढ़े, पढ़ लें आज आप भी। हाँ जी भाईजान, कुछ चीजें होती हैं बताने की जरूरत नहीं होती, वो ऑब्वियस और इम्प्लाइड होती हैं। जिससे घर में लाइट चली जाए तो आप कहते हैं मुझे पता था, जानिए, तो बताने की कुछ चीजें जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें इम्प्लाइड होती हैं, पता होती हैं, बस ये होनी है। अब एक बंदा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा है और उसने माइनस किया इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग ₹4 की, उसने अपनी बिल्डिंग इंश्योर करा ली। अब जब उसने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कमाई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कमाई, तो उसकी भी कोई ना कोई ग्रॉस रिसीट थी। उसकी ग्रॉस रिसीट में उसने ये वाली इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग माइनस कर दी। चपेट वाले बंदा, ये वाली इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग माइनस कर दी। क्या ये खर्चा प्रॉपर्टी का था, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, या कैपिटल गेन का खर्चा था? कैपिटल गेन के तो खर्चे ही अलग होंगे। कैपिटल गेन होता है ज्वेलरी वगैरह खरीद के बेचना, पेंटिंग वगैरह खरीद के बेचना। वो चैप्टर आएगा तो हम देखेंगे इंशाल्लाह, आएगा मंडे को, हाँ अगली क्लास में वो चैप्टर आ जाएगा। तो इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग आपने कहां माइनस करना चाहिए था? जो खर्चा आपने एक हेड में माइनस कर लिया है, क्या वो दूसरे हेड में भी माइनस कर सकते हैं? भाई वही वाला खर्चा दूसरे हेड में तो माइनस नहीं हो सकता, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसलिए ये आपने ब्लंडर मारा है। पढ़े जी क्या लिखा हुआ? एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज अंडर दिस हेड, अंडर दिस हेड, एनी बूथा ऊपर, एनी एक्सपेंडिचर अलाउड रिडक्शन अंडर दिस हेड shall not be allowed under any other head। हमें डीओजी तो नहीं बाइट किया कि हम दो जगह माइनस कर रहे हो, पब्लिश बंदे को डीओजी ने बाइट किया, हमें तो नहीं बाइट किया कि हम दो जगह माइनस करें। तो मोहतरम आप लिख लें 0.5 के ऊपर बी बी बी, बड़ी बात बताई, यानी ये बताने की जरूरत नहीं थी तुम्हें हमें, इट वाज इम्प्लाइड, इट वाज इम्प्लाइड। अगर तुम हमें ये ना बताते तो भी हम इतने अकलमंद तो थे ही। बेनजीर भुट्टो क्यों छेड़ रहा है, सुबह सुबह छेड़ रहा है। अच्छा जी, एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज खर्चा अंडर दिस हेड शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी अदर। जो खर्चा इस हेड में माइनस हो जाए किसी और हेड में माइनस नहीं होगा। ठीक है जी, इट्स ओवर। 0.6 को कल पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल शुरू करें, निकालें आज कोई न्यूमेरिकल। पेज 6 पे आ जाए। चलें जी शुरू करें, बटन खोल लें, बाबू से तो चढ़ा लें। कासिम एंड तलहा जॉइंटली ओन्स अ हाउस इन लाहौर। कासिम और तलहा का घर लाहौर में है, लाहौर और लेके आ। अच्छा
कासिम है 75% शेयर इन द हाउस। कासिम का कितना शेयर है हाउस में? तो इसका मतलब है 25% शेयर किसका होगा? तलहा ब्रो का होगा। फुल स्टॉप। ऑन 1 जुलाई 2015 साल के पहले दिन। कुछ ने देखा नहीं? 1 जुलाई 15 30 16 का साल बनता है ना। ऑन साल का पहला दिन द हाउस वाज लेट आउट एट सालाना किराया ऑफ 10 मिलियन। हाउस सालाना किराए पे दे दिया आपने 10 मिलियन के एतबार से। 10 मिलियन का मतलब होता है 10 के बाद आपने 6 सिफर लगाने हैं। दिस अमाउंट इंक्लूड दिस अमाउंट इंक्लूड यानी दिस 10 मिलियन, दिस 10 मिलियन इसमें पड़ा है, अलग से नहीं है। इट इज नॉट एक्स्ट्रा टॉपिंग, ये उसके अंदर डला हुआ है कहीं। दिस अमाउंट इंक्लूड 1 लाख पर मंथ। ये फिगर सालाना है और ये फिगर माहाना है। इसमें 1 लाख रुपया पर मंथ पड़ा है। मालिक मकान ने किराएदार को कहा है, मालिक मकान कौन है और किराएदार कौन है? तलहा। तलहा किराएदार है। ये कौन था बोला है? यह को खुदा का खौफ कर, तलहा कहां से किराएदार आ गया? यह हद होगी। तलहा कौन है? कासिम और तलहा ओनर हैं और किराएदार का उसने जिक्र नहीं किया। अच्छा जी, इसमें 1 लाख रुपया पड़ा है पर मंथ फॉर यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी। कासिम एंड तलहा ने किराएदार को कहा है कि भाईजान आप परेशान ना हो, बिजली का बिल हम पे करेंगे, मालिक मकान, सफाई और सफाया भी हम करा के देंगे आपके घर का, परेशान ना हो, मासी हम अरेंज करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी हम अरेंज करेंगे। आपने बस चुप करके 1 लाख रुपया दे दिया करने और मजे से एसी चला के सो जाया करने। बाहर आपकी सिक्योरिटी हो रही होगी, अंदर से सफाया हो रहा होगा और उधर जो है वो साथ बिजली की सहूलत आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये तीनों सहूलतें हमारी तरफ से, लेकिन इसके बदले हम आपसे कितने पैसे लेंगे? 1 लाख रुपया पर मंथ आपसे हम रोकड़ा लेंगे। ये तो पाए की बात हो रही है ना, तो नीचे तो खोया आ रहा है, तो पहले पाए खाएंगे तो खोया खाएंगे ना। तो पहले पाए को जरा अलग अलग कर लें। 10 मिलियन में से 1 लाख निकाल दें। 1 लाख जरा 12 वर्किंग वन। टोटल रेंट, टोटल रेंट इज 10 मिलियन। इसमें से कुछ आपने डाल देने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में और कुछ आपने डाल देना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अच्छा एक बात मुझे बताएं, ये जो पाया और खोया है इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? एक होती है इनकम और एक होती हैं डिडक्शंस, जिन्हें आप खर्चे भी कहते हैं, एक्सपेंस। इनकम्स क्या होती हैं? टैक्सेबल भी होती हैं और एग्जिम्प्ट भी होती हैं। टैक्सेबल का मतलब यानी चार्जेबल, और खर्चे, खर्चों के लिए लफ्ज यूज होता है, आपने फील किया होगा, अलाउड। खर्चे टैक्सेबल नहीं होते, खर्चे अलाउड होते हैं, यानी माइनस करने की इजाजत है, या फिर खर्चे नॉट अलाउड। ये जरा नोट ये कर ले। इनकम चार्जेबल होती हैं या माफ होती हैं, और खर्चे या माइनस करने की इजाजत होती है या माइनस करने की इजाजत नहीं होती, अलाउड या नॉट अलाउड। ओके अब 1 लाख इंटू 12, 12 लाख। 12 लाख इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब 10 मिलियन में से जब हम 1.2 मिलियन माइनस करेंगे
तो बची कुछ ही फिगर आ जाएगी 88000000। क्लियर? ये नोट कर ले, फिर वर्किंग 2 और 3 करते हैं कल की तरह। अच्छा भाई, ये जो ऑनलाइन वाले हजरात पे फ्राइडे वाले दिन ग्रुप में एक्टिविटीज़ की हैं, तो ग्रुप एडमिन ऑनली करना पड़ेगा अगर आपने यही चीज़ें रिज्यूम रखी। बस ऊपर टैक्सेशन का ग्रुप लिखा हुआ है, तो टैक्स की कोई बात होगी तो करेंगे। कुछ लोग इस वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, पता नहीं 100 200 300 मैसेजेस आपस में लड़ते रहे लड़के। किसी ने कोई मैसेज कर दिया, फिर दूसरे ने कहा तुमने ये क्यों किया, तो ये बात इतनी प्रोलॉन्ग हो गई कि पता नहीं कितने घंटे चलती रही ग्रुप में। तो मुनासिब नहीं है कि ग्रुप से किसी को रिमूव किया जाए। बहरहाल अगर ऐसा हुआ तो किसी को रिमूव करना पड़ेगा। और जहाँ तक अनाउंसमेंट्स की बात है, तो ग्रुप में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इतनी नहीं होती सिवाय जूम मीटिंग के, और वो मैंने आपको कहा हुआ है कि संडे की रात को सोने से पहले या मंडे की सुबह बेहतर है, फजर की नमाज में जब आप उठें तब मीटिंग चेक कर लें किस टाइम होनी है मंडे को। आप लोग नोट करें, मेरी बातें सुन रहे हैं आप? ऑनलाइन में तो नहीं शिफ्ट कराना ना? हाँ अच्छा हाँ, तो इसलिए मुनासिब नहीं लगेगा आप में से किसी को ग्रुप में रिमूव किया जा रहा हो। और अगर कोई ऐसी इधर उधर की बात कर दे तो फिर बाकी बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं आप किसी को। तो क्लास में भी बैठे हुए लोग इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। करने वाला करे ना, और अगर कोई कर दे तो फिर बाकी ज़रा थोड़ा सा सबर का दामन हाथ में ले लें। और दूसरी बात याद रखिएगा कि आपके समझाने से अगला समझ जाए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सामने बैठा भी नहीं हुआ। तो अगर थोड़ा सा ज़रा गुस्से वाला हुआ तो उसने फिर एग्रीमेंट की भी कर देनी है। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आते। टेस्ट हमारा हर सैटरडे को इंशाल्लाह हुआ करेगा, उसका सिलेबस क्लास में भी मैं बता दिया करूँगा। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी। व्हाट्सएप ग्रुप में बस जूम मीटिंग समझ लें शेयर होती है, या फिर आप आपस में एक दूसरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, उसकी भी कंपनी जिम्मेदार नहीं है जो जवाब देगा दूसरा बंदा, इसलिए जूम मीटिंग पे रिलाय करें। वर्किंग 2 जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और आई होप अब सेशन एंड तक कोई ऐसी हरकत नहीं होगी। इनकम 2 भी था, वरना मैं चैट के स्क्रीनशॉट मंगवा लेता हूँ। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 10 मिलियन नहीं है, 10 में से आपने 1 लाख इंटू 12 माइनस किया 12 लाख, वो आपकी इनकम प्रॉपर्टी आई है। तो हम इनकम प्रॉपर्टी की ग्रॉस रिसीट को ले लें और अदर सोर्स की ग्रॉस रिसीट को ले लें। फिर खर्चे बात की बात है, खर्चे कौन से हैं? हाँ जी, बस आपने अलग करना होता है ना कि ये पाया जो है वो बड़े जानवर का है और ये पाया छोटे जानवर का है, बस ये आपने अलग करना होता है। अब देख लें कौन कौन से कुकर में डालने हैं। ग्रॉस रिसीट, आप तशरीफ ले आए जी, मैं आ रहा हूं। इसके नीचे कुछ 4-5 लाइनें छोड़ के वर्किंग 3 मैं भी आ जाऊं जी, आप भी तशरीफ ले आए, मैं फिर आ रहा हूं, आप चलें। नहीं, आप जल्दी पहुंचे। ग्रॉस रिसीट, आप जितने ऑनलाइन वाले बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सारे हीरे हैं, तो इसलिए कोई हीरा दूसरे हीरे को डिस्टर्ब ना करे। वालिदैन तो आपको चांद कहते हैं, चांद, हीरा, मेरा लाल। पता नहीं क्लास में मोबाइल पे लगा होता हीरा। अच्छा, वालिदैन आते हैं ना हमारा बच्चा क्यों रह गया है, तो कॉलेज वाले इसकी वाली वीडियो दिखा देते हैं, ये देखने, इसलिए आपका बच्चा रह गया है। कभी इधर मुंह होता है, कभी इधर मुंह होता है, कभी मोबाइल के। ये क्लास के बाद इंशाल्लाह मैं आपको नहीं बताऊंगा। पढ़ें जी आगे। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2016, टैक्स ईयर 2016 में द ओनर्स इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इन रिलेशन टू द हाउस। ओनर ने घर से रिलेटेड ये खर्चे किए हैं। अच्छा, अब जरा ढूंढना यह है कि इसमें कौन सा खर्चा किस हेड के लिए, ये जरा ढूंढना है। आपको पता है जब ओनर ने इसको बिजली की सहूलत दे दी, ओनर ने इसको क्लीनिंग की सहूलत दे दी, ओनर ने इसको सिक्योरिटी की सहूलत दे दी, तो फिर ओनर ने बिजली के मीटर लगवाने भी हैं और बिल भी पे करने हैं। फिर ओनर ने सफाई करने वाले स्वीपर को ढूंढना भी है, उसको पेमेंट्स भी करनी है। ये तो ओनर लाख रुपया किराएदार से ले रहे हैं ना, अब ओनर ने पेमेंट्स भी तो करनी है लोगों को। वो जो पेमेंट्स हैं वो इधर आ रही हैं, डेट विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम, ये खर्चे अदर सोर्स में गिरेंगे। यूटिलिटी बिल्स पेड टू यूटिलिटी कंपनीज, सिक्योरिटी चार्जेस पेड टू सिक्योरिटी गार्ड एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस पेड टू स्वीपर। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस घर का खर्चा होता है, इंश्योरेंस भी बिल्डिंग का खर्चा होता है,
और कलेक्शन चार्जेस मैंने कहा था इसको इनकम प्रॉपर्टी में माइनस कर दिया करें, ये ना सोचा करें कि अदर सोर्स के लिए भी है। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले ये वाले तीनों कर लेते हैं रिपेयर। 4,50,000 को इग्नोर करें, लेस डिडक्शंस, रिपेयर अलाउंस 8800,000 into 1/5 1,760,000 1,760,000। इंश्योरेंस प्रीमियम तो पूरा माइनस कर दें, बिल्डिंग को जो इंश्योर करवाया गया 3,40,000। और रेंट कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ करके माइनस करनी है। रेंट कलेक्शन चार्जेस लोअर ऑफ करके माइनस करनी है। इसमें आपने, ये मैं बुलेट लगा रहा हूं, बुलेट, ये मैं बुलेट लगा रहा हूं। एक्चुअल एक्सपेंस कितने? 25,000 पे एक्चुअल एक्सपेंस है, 25,000। इसको थोड़ा अंदर करके लिखना है, या 4% ऑफ 8800 आंडा 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 352,000। अब 25,000 और 352,000 में से क्या लोअर है? 25,000। इसको बाहर वाले कॉलम में ले आए, आउटर कॉलम में, और टोटल कर दें जी। 6675,000। ओके, अदर सोर्स में ये 5 लाख का खर्चा आएगा, क्योंकि आप ये जो 1 लाख से 12 लाख उससे पैसे ले रहे हैं, उसके बदले उसे 5 लाख ओनर की जेब से खर्च भी हो रहा है। लेस डिडक्शंस, ये तीनों फिगर्स अलग अलग भी गिवन हो सकती थी। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, क्लीनिंग का खर्चा और यूटिलिटीज के बिल 700,000। यहां तक तो हमने वो काम किया है जो हमने येस्टरडे किया था। आज हम अब एक नया काम करने लगे हैं, इन इनकम्स को तकसीम करने लगे हैं बिटवीन कासिम एंड तलहा इन द रेशियो ऑफ 75:25। 75% और 25% के एतबार से कासिम और तलहा के अंदर हम इनको तकसीम करने लगे। ये अब नया काम है। इस अमाउंट के 2 हिस्से कर दें, 75% और 20। पहले बताते हैं, मैं भी जगह रख लेता, आप मैंने जगह नहीं रखी हुई, इधर कर लेंगे। 75% और 25%, 75% और 25%। कासिम और तलहा, कासिम और तलहा, जिन्होंने देखा नहीं क्यूटी, कासिम तलहा, कासिम तलहा जी। 6675,000 का 75% कासिम क्या है? 500 6250। और इधर आ जाए, 175,000। अब न्यूमेरिकल के मुंह की तरफ आ जाएं। सोच से ऐलान किया जाता है कि आपने पहले सफे से वर्किंग शुरू की थी, हालांकि पहला सफा न्यूमेरिकल के फेस के लिए छोड़ना था। आप जो है न्यूमेरिकल का फेस पहले बता दिया करें, तो हम भी ऐसे कर लें, तो ये तो वो तो मिस्टर कासिम एंड तलहानी, मिस्टर कासिम, ओनली कासिम, नॉट तलहा। भाईजान कासिम को पकड़ के ले आए जी। कासिम तशरीफ ले आए। कासिम आप बैठे। तलहा चुप कर, तलहा तू चुप कर, अपनी बात कर, नफ्सा नफ्सी का आलम है। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2000
16। बोल क्या क्या हरकतें की इस साल? मैंने कोई नौकरी नहीं की, हमने तो से पूछा ही नहीं। मैंने कोई कारोबार नहीं किया, मैंने कोई कैपिटल गेन इनकम नहीं कमाई। और पुत्र ओ 10 जो कीता है, प्लीज टेल व्हाट यू हैव डन। ओके ओके गाइस, आई हैव अर्नड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये कासिम कह रहा है 500625 जी कासिम भाई, और क्या आपने किया जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 525000। भाईजान इनको 24 पे करते हैं, सियाचिन बन रहा है इधर, पहले वाले 2 एसीज को। इधर आओ भाई, ये आखिरी लाइन पढ़ें। कासिम एंड तलहा हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब ये नहीं समझना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकी कोई नहीं है, मतलब ये कि इनके अलावा जो ऊपर जिक्र कर दी इसके अलावा और कुछ नहीं कमा रहा। जी टोटल स्लैश टैक्सेबल इनकम जी 111531 अब आप टैक्स निकाल लें इसका और साथ तलहा का सवाल खुद सॉल्व कर दें। पेपर में ये सैलरी बिजनेस कैपिटल गेन लिख के नहीं आना पड़ेगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है। इसका टैक्स भी निकाल लें और तलहा का पूरा सवाल सॉल्व कर लें, यही फॉर्मेट है। नहीं नहीं ये मैंने कहा जरूरी नहीं। ये 2 रोज खाली छोड़ दिया करो बेटा कल से। तलहा लोग कट के फारग भी हो गए, फारग ही हो गए। अच्छा वेल डन भाई, पॉइंट्स में ना लेके जाओ, छोड़ो नए वाले नोट्स नहीं, पुरानी किताब में तो बहुत ज्यादा चीजें और डिफरेंट है। हाँ नहीं सब डिफरेंट है, देख लो टैक्स लायबिलिटीज भी डिफरेंट होंगी। जी टैक्स सैलरी कम टू टेबल 1 680,000 32.5% ऑफ 1531 पॉइंट्स को छोड़ें, 1 रुपए से कम का सिक्का ही खत्म हो गया पाकिस्तान में। मिस्टर तलहा, तलहा को पेश किया जाए। तलहा भाई तशरीफ ले आए। कासिम आप जा सकते हैं। मुझे क्यों बुलाया? चुप, बता कितनी इनकम प्रॉपर्टी कमाई? नहीं बताऊंगा। चलो हम देख लेते हैं इधर से 1668759। हर वो चुनमुन 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 लगे रहती हैं, चुप भी कर जाया करें। घर वाले भी परेशान होते हैं, घर आ गया ये लगा रहेगा पूरा दिन बातें करने, हमारा कान खाएगा। जी टोटल 1843। तो मतलब ये नहीं घर वालों से बातें ना करें, करें आप जरूर। टोटल स्लैश टैक्सेबल इनकम
टैक्स 60,000 70 17 पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं कि 643,750 को नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा है 172,656 और ये भी 656 है। चले प्यार से साथ लेके सर पे हाथ फेरें, शफकत का हाथ रखें, फिर आगे चलें। शफकत का हाथ रखना, तो अपना हाथ रख रहे हैं ये अच्छा जी, किसी को घर में सुनने को मिला हो बेटा इतना ज्यादा अभी से पढ़ने लगे हो, अभी तक नहीं सुनने को मिला? कोई ऐसी आपने कुर्बानी की हो जो आप शेयर करना चाहते हो, अपनी जरूरत को कुर्बान किया हो? एक सेकंड, 1 बाय 1 जी। क्या गेम खेलनी छोड़ दी है जी? कुर्बानी और घर वालों को कॉल करते थे 4 घंटे, आप 1 घंटा बात करते हैं सिर्फ जी। मोबाइल बेच दिया है, जेब में चेक कराओ। सीरियसली, आर यू डैम सीरियस? आर यू श्योर? घर वालों से कैसे रब्ता करते हो? दोस्त के फोन से। अब आप नया कब ले रहे हो? अच्छी बात, सादा वाला, तेल वाला नहीं, ठीक है। और कोई कुर्बानी? क्या चीज? अच्छा चलें जी आगे चलें, बात बढ़ गई है। चलें जी आगे बढ़ें। सेक्शन 66 पढ़ लें जिसमें, अच्छा ये अगर आप इस सवाल को इधर सॉल्यूशन से देखेंगे ना तो आपको वर्किंग वन टाइप कोई चीज नहीं मिलेगी, बल्कि वो जो 10 मिलियन है ना, 10 मिलियन, इसमें से 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 इधर ही माइनस हो गया। तो इतनी तो अकल आप में है ऑब्वियसली कि अब आप ये नहीं पूछ रहे होंगे कि 10 मिलियन में से 1 लाख इंटू 12 माइनस हुआ है, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो ग्रॉस रेंट आ रहा है ये कहां से आ रहा है। तो उसमें अगर हम पेपर में चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10 मिलियन माइनस 1 लाख इंटू 12, 10 मिलियन माइनस 1 लाख इंटू 12, ये फिगर एज इट इज यहाँ पे, ये जो वर्किंग हुई है, वर्किंग 2 नहीं हुई, सोल्यूशन में डायरेक्ट वर्किंग 1 हुई है, और फिर अदर सोर्स में जाके 1 लाख इंटू 12 लिखा हुआ है ताकि 12 लाख की कैलकुलेशन का पता चल जाए। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्संस, उसी पेज पे है मेरे ख्याल से हम। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय, जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे प्रॉपर्टी को क्या करें, ओन करें। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्संस, जहां प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा बंदे ओन करें, पेज नंबर 6, एंड देयर हिस्सा 75:25 और पता एंड मालूम, और उनके शेयर आपको पता हो, जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे प्रॉपर्टी ओन करें और उनके हिस्से आपको मालूम हो, पेज नंबर 6। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्संस एंड देयर शेयर्स आर डेफिनेट एंड एसेटेनेबल, उनके शेयर आपको मालूम हो, द बंदे shall not be considered as an AOP in respect of, the bande shall not be considered as an AOP in respect of, the bande shall not be considered as an AOP in respect of, इनको AOP नहीं समझना। AOP ना समझने का मतलब ये है, अगर हम इनको AOP समझते ना तो फिर हम ये 75:25 ना करते, हम एज इट इज 6675000 को उठाते और एज इट इज 7 लाख को उठाते और उठा के यहां लिखते मिस्टर कासिम एंड तलहा AOP। ये 2 कैलकुलेशंस ना होती, एक कैलकुलेशन होती,
लेकिन ऐसी सूरत में इनका रेट आसमानों पे चला जाना था, 32.5 की बजाय शायद 35% वाला रेट लगना था, और कासिम और तलहा की चीखें क्राइज हमें सुनाई देनी थी। तो इसलिए हमने इनको एओपी नहीं समझा। अगर एओपी समझते तो फिर हम इन दोनों की कैलकुलेशन इकट्ठे करते, वो नहीं करनी। अब लॉ बनाने वाला कह रहा है द बंदे द कासिम एंड तलहा तुम एक नहीं हो। कासिम एंड तलहा ने कहा ओके, उन्होंने नहीं तुम एक नहीं हो इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, तुम अलग अलग हो, तुम एओपी नहीं हो, तुम पार्टनरशिप नहीं हो। फिर क्या करें, तुम एओपी नहीं हो, द शेयर ऑफ ईच पर्सन, फिर हर बंदे का अलग अलग शेयर करें। फील कीजिएगा, द शेयर ऑफ ईच पर्सन in the income from property for a tax year shall be taxable in their own naked hands, shall be taxable in their, उनके अपने हाथों में टैक्सेबल होगा। The share is taxable in your own hands, Qasim. The share is taxable in your own hands. इनके अपने हाथों में टैक्सेबल होगा, अलग अलग। और याद दहानी के लिए उसने दोबारा लिख दिया एंड नॉट एज एन, और ये पार्टनरशिप नहीं है, एओपी नहीं है। अब एक दो दफा पढ़ लें इसको। हाँ जी, नहीं कंपनी की टैक्सेशन नहीं हो इसलिए उसमें। चलें जी, तो इनको ईओपी नहीं समझना, यानी इकट्ठे नहीं समझना, बल्कि हर एक का हिस्सा अपने हाथों में खुद टैक्सेबल होगा। अच्छा चलें, हटके एक बात बताएं, अगर आप कभी कोई दुआ मांग रहे हो और उसमें आप दुआ मांगते मांगते अल्लाह जो मेरी औलाद मुझे दे वो मेरे जैसी हो, और फिर आप सोचें कि नहीं अल्लाह रहने ही दे, वैसे मेरे जैसे ना ही हो तो बेहतर है, इसका मतलब है फिर अपने आप को सेट कर लें। अभी सेट करने का मौका नहीं आना, फिर ठीक कबर में जाके नहीं सेट होंगे, फिर तो सेट हो जाएंगे सर। तो इसलिए अपने आप को अभी से सेट कर लें और अपने आप को उस लेवल पे लाएं कि दुआ मांग सकें अल्लाह मेरी औलाद को मेरे जैसा। अच्छा जी, पॉइंट टू को जरा छोड़ें। वेयर एनी प्रॉपर्टी, इसको काट दें, चार्जेबल अंडर सेक्शन 15। वेयर एनी प्रॉपर्टी is owned by two or more persons and their shares in that property are not definite and उनके शेयर्स पता ही नहीं चल रहे, उनके शेयर्स पता ही नहीं चल रहे कि किसका कितना शेयर है, किसका कितना शेयर है, उनके शेयर पता ही नहीं चल रहे। क्योंकि दो भाइयों के नाम ले दें, नहीं कोई ऐसे नाम ले जो सबको बताऊं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, ठीक है। तो अब कोई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने कोई घर किराए पे चढ़ाना था, तो उन्होंने पहले मिलके घर बनाया। अब जब मिलके घर बनाया तो उसमें क्या कहानी बनी कि नवाज शरीफ भी पैसे डाल रहा था, शहबाज शरीफ भी पैसे डाल रहा था। अब उसका हिसाब नहीं रख रहे थे, जो भी जब मजदूर आते हैं, नवाज शरीफ होता उससे पैसे ले लेते, शहबाज शरीफ होता उससे पैसे ले लेते। और जब घर बन गया और घर बन के अब घर का किराया आ रहा है, तो अब हमने पूछा नवाज शरीफ तुम कितना लेते हो, शहबाज शरीफ तुम कितना लेते हो? उन्होंने कहा जी कंबाइंड फैमिली है, इकट्ठे हम रायगढ़ में रह रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, एक ही घर है, एक ही खानदान है, कभी अम्मी को पैसे दे देते हैं, कभी अब्बू को पैसे देते हैं, कभी अपनी बीवियों को पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमने कोई हिसाब नहीं रखा हुआ अलग से कोई कौन कितने पैसे ले रहा है। तो ऐसी सूरत में भी आप बता दें क्या टैक्सेशन सेम होगी? बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का हिस्सा मालूम ही नहीं। अब मजबूरी में क्या करें? आप कासिम एंड तलहा दो हेडिंग्स बनाएं या इनको इकट्ठे करके सॉल्व कर दें? अब मजबूरन इकट्ठे करके सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर तो क्या था? आर डेफिनेट हैं, और नीचे क्या है? आर नॉट डेफिनेट नहीं है। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर बंदे एंड देयर हिस्से आर, और पता ही नहीं चल रहा उसका कितना हिस्सा है। द प्रॉपर्टी, अब वही वाली अंग्रेजी लिखनी है आपने, लेकिन जरा सोच के, द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज बीइंग जॉइंटली ओन्ड। अब समझ जाएगा दोनों ओन कर रहे हैं बाय एन एओपी। अब ये एओपी बन जाएंगे,
एंड टैक्सेबल इनकम और उसके ऊपर टैक्स विल बी कंप्यूटेड एज पर द असूल ऑफ एओपी। एओपी के असूल वैसे क्या होंगे अभी हमने पढ़े तो नहीं कहीं, लेकिन एओपी के असूल क्या होंगे कि इन दोनों की इनकम्स को तोड़ के दो हिस्से किए जाएंगे या पूरी इनकम एक ही दफा ऐड कर। तो एओपी के असूल शायद कुछ इस तरह होंगे कि 75-25 नहीं किया जाएगा, बल्कि इस फिगर को इस फिगर में जमा किया जाएगा और यहाँ एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा और एक ही दफा जाके टैक्स देखा जाएगा। इससे शायद इन पे रेट आसमानों पे जाके लगे, रेट हाई लग जाए। अच्छा जी, कंपनी के लिए रेट्स डिफरेंट है, वो हमने पढ़ा था 29% है और कुछ और है इंडिविजुअल एओपी के लिए नहीं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है ना, कारोबार, तो वो हम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो तो हमेशा ही एओपी है, चाहे उनके हिस्से डेफिनेट हैं ये डेफिनेट नहीं है। ये तो किन लोगों की बात हो रही थी जिन्होंने घर किराए पे चढ़ाए हुए हैं, जिन्होंने घर किराए पे चढ़ाए हुए हैं, उसमें दो ऑप्शंस थी, या तो शेयर्स पता है या शेयर्स, लेकिन जो लोग कारोबार कर रहे हैं ना उनके लिए ये सेक्शन नहीं है, यानी कारोबार वाले हमेशा ही क्या समझे जाएंगे एओपी। अभी आपको तफसील से इसकी एक डायग्राम देने लगा मैं। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ये सेक्शन नहीं लगेगा, ये जो पॉइंट 1 में लिखा हुआ है ये नॉट अप्लाई इन कैलकुलेटिंग इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम, इसका मतलब लिख लें उर्दू में, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको हमेशा एओपी समझा जाएगा। एओपी समझने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इकट्ठे इनकम कैलकुलेट होगी, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको हमेशा एओपी समझा जाएगा। भाईजान किया है कब से मसला। अच्छा, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको हमेशा एओपी समझा जाएगा। अब अगर ये डायग्राम आप बनाना चाहें, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अगर आप घर किराए पे देके कमा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम, जो बंदा घर किराए पे दिया हुआ है उसने और पता है कि किसका कितना हिस्सा है, जैसे कासिम और तलहा का 75-25, तो इनको एओपी नहीं समझना बल्कि सेपरेटली इन देयर। और अगर आप इनकम कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपने घर किराए पे दिया हुआ है और जो किराया आ रहा है उसमें पता नहीं चल रहा शेयर किसका कितना है, तो फिर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को मजबूरन, ये तो घर किराए पे चढ़ाने की बात होगी। लेकिन अगर आप कारोबार कर रहे हैं जूते बेचने का, जराबें बेचने का, और आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कोई दो ऑप्शंस नहीं है, यू विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज एओपी। ये था सेक्शन 66। अगर घर किराए पे चढ़ाया तो दो बातें देखनी है। पहली बात शेयर डेफिनेट एंड एसेटेनेबल है, और दूसरी बात या शेयर डेफिनेट एसेटेनेबल नहीं है। लेकिन अगर कारोबार कर रहे हैं आप, घर किराए पे नहीं चढ़ाया, बोतलें बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं, तो पहले ऐसी सूरत में आप क्या हैं एओपी। साथ वाले को देख के स्माइल करें, फिर आगे चलते हैं। हाइब्रिड वालों ने नहीं देखा, देखें, कुछ लोगों ने अभी भी नहीं देखा, देखें, चलें, और देखें देखें देखें, चलो और चलें जी। ये एग्जांपल 1 करेंगे, घर में किसी को तंग तो नहीं करेंगे, मुझे समझाओ। अच्छा, अब चैप्टर तो खत्म हो गया, पेज क्या मतलब, अच्छा पेज 5 पे ये जो लाइन है ये रह गई है हमारी, और एक पेज 3 के ऊपर कोई लाइन है वो रह गई है हमारी। बाकी इसके इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स हम जो है वो करते रहेंगे साथ साथ। इसके न्यूमेरिकल्स पे आपको भी जंप करने की जरूरत नहीं है कि छलांगे मार के इसके न्यूमेरिकल कर रहे हो। इसके न्यूमेरिकल्स मैं खुद एक एक करके आपको करवाऊंगा, एक दे दिया करेंगे, फिर अगले दिन डिस्कस कर लिया करेंगे, इस तरह कुछ चलेगा। अभी नोट्स बंद करने की जरूरत नहीं है, जब मैं नोट्स बंद करने को कहूँगा तब करेंगे, फर्दर ऑर्डर्स का इंतजार करें। आप आ जाएं पेज नंबर 10 पे। अम्मी अबू बड़े मूडी थे, एक का नाम रख दिया याकूत, दूसरे के अम्मी अबू ने इसका नाम रख दिया लोहा। याकूत एंड लोहा, नाम का भी असर होता है। याकूत एंड लोहा आर ज्वाइंट ओनर्स, दोनों ओन कर रहे हैं घर ऑफ अ बंगलो, एक बंगला है, ये दोनों ओन कर रहे हैं।
और फिर आगे इन्होंने किराए पे दे दिया 70,000 रुपये पे। कल तक निकला है सवाल, पेज 10 है। डिस्कस कंप्यूट नहीं, तो कंप्यूट होता तो 77 को मल्टीप्लाई करते 12 से और उसमें से रिपेयर अलाउंस माइनस कर देते, तो फिर कंप्यूट हो जाता। अभी कंप्यूट नहीं करना। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ याकूत भाई एंड लोहा ब्रो इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इनकम इन द रोशनी ऑफ फुफुजी ऑर्डिनेंस 2001। जी मोहतरम, बिजनेस कर रहे हैं या प्रॉपर्टी कमा रहे हैं? बताएं जी, क्या लिख के आएंगे फिर? शेयर डेफिनेट एंड सर्टेनेबल वाली बात लिख के आएंगे या नॉट डेफिनेट एंड सर्टेनेबल? अच्छा, मुझे अब बोलने दें, दोनों लिख के आएंगे। द रीजन इसके, ये थ्योरी का सवाल है और उसने वाजे तौर पे कहीं ये लिखा भी नहीं कि शेयर्स आर नॉट डेफिनेट। ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है कि इनके शेयर आपस के पता नहीं चल रहे किसका कितना हिस्सा है? तो फिर थ्योरी का सवाल है तो ओपन डिस्कशन करें। हाँ न्यूमेरिकल हो तो फिर दोनों में से हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल हर किस्म का तो नहीं सॉल्व हो सकता, इतना टाइम तो नहीं होगा। लेकिन अगर थ्योरी का सवाल है तो कीप योर डिस्कशन ब्रॉड डिस्कशन करें। अब आप कहें कि वेयर द शेयर्स ऑफ जॉइंट ओनर्स आर डेफिनेट एंड सस्टेनेबल, सो दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एओपी, रादर द शेयर ऑफ ईच पर्सन। वही जो अंग्रेजी ऊपर वाली, मैं अपने घर से तो नहीं लेके आया अंग्रेजी, ऐसे देख रहे हैं मुझे पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। The share of each person in his is taxable in their own hands and not as an AOP. और वो जो नोट डला हुआ था ऊपर उधर, however if the shares of Yakut and Loha are not as sustainable then they will be considered as an AOP। भाई इस तरह की अंग्रेजी लिख के आ जाएंगे, अंग्रेजी ठोकना तो आपको आती है मुझे। क्वेश्चन नंबर 13, इसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। क्वेश्चन 13, फरहान एंड इमरान, ये अमी अबू ने मजे के नाम रखे हैं। फरहान एंड इमरान जॉइंटली ओन अ बिल्डिंग इन कोयटा। The building has been rented out to a company। हमारी बला से जिस मर्जी को किराए पे दें। What to us? Discuss the tax treatment of from such property। इस प्रॉपर्टी की टैक्स ट्रीटमेंट बताएं जी। वही सेक्शन 66 हमने लिख के आना है और दोनों बातें लिखाएंगे, कोई मसला नहीं। अगर तुम्हारे शेयर डेफिनेट एंड सस्टेनेबल है तो ऐसा कर लो फरहान एंड इमरान। अगर तुम्हारे शेयर डेफिनेट एंड सस्टेनेबल नहीं है, चलो बात होगी, अच्छा हो गया। हाँ क्या करें यार, मुझे बताना था ना, क्या करें, कुछ नहीं होता, खैर नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस वो थ्योरी में दोनों डिस्कशंस कर दें। ठीक है जी, ओवर करें, बैठे रहें जरा, तो ठीक है ओवर करो।